राधे राधे प्रिय दर्शकों, आज की हमारी कहानी है भाग्य का खेल। मध्य प्रदेश के एक गांव में एक गरीब परिवार रहता है। पिता का नाम रहता है शिव कुमार जी। शिव कुमार जी की उम्र 60 वर्ष होने को चली थी। शिव कुमार जी के घर पर 5 बेटियां थी। एक बेटे की चाहत में 5 बेटियों ने जन्म ले लिया था। अब शिव कुमार जी के घर में गरीबी इस तरह थी कि एक टाइम चूल्हा जलता तो दूसरे टाइम जलेगा भी कि नहीं, इस बात का कोई ठिकाना नहीं रहता। पूरा दिन इधर उधर काम ढूंढने के चक्कर में दर बदर भटकते रहते, लेकिन कभी मजदूरी मिलती, कभी नहीं मिलती। खाली हाथ घर लौटकर आ जाते थे। बड़ी बेटी, जिसका नाम नम्रता था, शादी के लायक हो चली थी। चारों बेटियां भी बड़ी ही थी, लेकिन अब उन्हें बड़ी बेटी की चिंता सताई जा रही थी। जब भी घर पर पत्नी के साथ बैठते, यही बातें होती। कैसे हमारी बेटियों का ब्याह होगा, कहाँ से खर्च आएगा, कौन हमारे घर पर रिश्ता करेगा। कुछ न कुछ तो बेटियों को देना ही पड़ता है। हमारे पास तो बारातियों को खिलाने तक के लिए भी कुछ नहीं है। इसी चिंता में माँ बीमार रहने लगी थी। एक दिन पंडित जी एक रिश्ता लेकर आ जाते हैं। पंडित जी को देखकर नम्रता के माता पिता बहुत खुश होते हैं। पंडित जी कहने लगते हैं, इस बार आपकी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता लेकर आए हूँ। आपकी बेटी हवेली में राज करेगी। कई महंगी महंगी गाड़ियां हैं, कंपनी का मालिक है, और यहाँ तक कि पैसों से बैंक भरा हुआ है। उस घर की बहुएं सोने चांदी हीरे जवाहरात से जड़ी रहती हैं। यह सब सुनकर शिव कुमार जी की भौहें तन जाती हैं। चिंता जाहिर करते हुए पंडित से कहते हैं, पंडित जी, आपने बताया नहीं कि हम गरीब हैं। अरे, इतने अमीर घर का रिश्ता लेकर आए हो, वो भला हमारे गरीब घर में रिश्ता क्यों करने लगे? आपको याद है, 2 महीने पहले आप ऐसे ही एक अमीर घर से रिश्ता लेकर आए थे। वह लोग हमारे घर की हालात और हमारे घर को देखकर हमारे घर का पानी तक नहीं पिए थे। मुंह बनाकर कहने लगे, इनके घर का पानी पी लेंगे तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, और आपको ही डांट फटका कर वापिस चले गए थे। और इस बार आप इतने अमीर घर से रिश्ता लेकर आए हैं, तो इस बार मार खाएंगे या हमें भी अपमानित करवाएंगे। पंडित जी, ये सब मत बताइए। यह कहकर लड़की के पिता शिव कुमार जी दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। पंडित जी कहते हैं, मेरी बात तो सुनिए। बात यह है कि लड़के के अंदर थोड़ी दिमाग कम है, घर में किसी चीज की कमी नहीं है। यह सुनकर तो शिव कुमार जी का माथा ठनक गया। अच्छा, तो बात यह है, लड़के में दिमाग नहीं है, बाकी धन संपत्ति दौलत सब कुछ है। पंडित जी, आपको शर्म नहीं आई? मैंने अपनी बड़ी बेटी को पढ़ाया लिखाया भी है। मेरी बेटी में संस्कार और गुण की कोई कमी नहीं, काफी समझदार भी है। जिस घर में जाएगी लक्ष्मी बनकर। भले ही मेरे पास देने के लिए धन संपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे पास जितने भी संस्कार थे मैंने अपनी बेटी को दिए। ऐसे घर में मैं अपनी बेटी की शादी करके अपनी बेटी की जिंदगी नर्क नहीं बनाना चाहता। पंडित जी ने कहा, इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है। लड़का पागल नहीं है, बस थोड़ा दिमाग की कमी है। दवाइयां चल रही है, हो सकता है समय आने पर वह लड़का ठीक भी हो जाए। पंडित जी यह कहकर लड़के की फोटो दिखाने लगे। पिताजी नाराज हो गए और कहने लगे, पंडित जी, यह बिल्कुल नहीं होगा। आप अभी के अभी हमारे घर से चले जाइए। पंडित जी के जाने के बाद माँ की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। माँ खांसते हुए वहीं पर बैठ गई। माँ को काफी चिंता भी होने लगी थी। अब यह सब कुछ सुन रही थी नम्रता। नम्रता भी अपने घर की स्थिति बहुत अच्छी तरह से समझती थी कि कैसे हमारे घर में कभी 2-2 3-3 दिन तक हम सबको भूखे सोना पड़ता है। माँ की बिगड़ती हालात को देखकर पिता माँ को हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। पांचों बेटियां बैठी थी, सबकी सब उदास थी, सबकी आंखों में आंसू थे। नम्रता की आंखों में भी आंसू था। एक पल के लिए वह अपने आंसू पोंछ अपनी बहनों के पास बैठकर कहती है, तुम लोग इस तरह से उदास होकर मत बैठो। मेरे लिए इस बार जो रिश्ता आया है
मैं उस रिश्ते को स्वीकार करती हूँ। पापा आ जाएं, माँ को लेकर तो मैं यह बात कह देती हूँ कि मुझे यह रिश्ता स्वीकार है। चारों बहनें इतनी तो समझदार थी। क्या मेरी बड़ी बहन पागल लड़के के साथ शादी करेगी? चारों आंसू पोंछ एकटक बहन की तरफ देखने लगती हैं। दूसरे और तीसरे नंबर की दोनों बहनें कुछ ज्यादा समझदार थी, क्योंकि वह उनसे थोड़ा ही छोटी थी। वह कहने लगती, दीदी इतनी भी गलती मत करो, पागल लड़के से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। नम्रता ने कहा, पागल है तो क्या हुआ, घर में दौलत तो है, यह स्थिति तो नहीं होगी जो आज हमारे घर में है। वह कुछ कह ही रही थी कि अब तक पापा मम्मी भी लौटकर आ चुके थे। माँ को दवाइयाँ देते हुए कहते हैं, कितनी बार कहा है कि ज्यादा चिंता मत करो, जो किस्मत में होगा वो देखा जाएगा। मेरी बेटी है, मैं उसे ऐसे किसी पागल के हाथों नहीं बांध दूंगी। माँ को समझा रहे थे। इतने में नम्रता माँ और पिता के पास जाकर कहती है, माँ मुझे यह रिश्ता मंजूर है। माँ की आंखें फटी रह जाती है। पिता भी उसकी तरफ देखकर कहते हैं, नम्रता तू क्या बोल रही है? बेटी तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरा यह पिता जिंदा है। मैं अपने जीते जी संपत्ति की लालच में तुझे किसी पागल के साथ नहीं ब्याहूंगी। नम्रता कहती है, आप चिंता मत करें पापा, मेरी किस्मत में पागल लिखा है तो पागल ही सही, लेकिन मैं शादी के लिए तैयार हूँ, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। नम्रता कहकर अंदर चली आती है। बात पर अड़ जाती है। पिता को मजबूरी बस उस घर में रिश्ता तय करना पड़ता है। पंडित जी से कहलवा देते हैं। पंडित जी सारी बातें फिक्स करके और सादे तरीके से शादी भी शुरू हो जाती है। नम्रता को लेने के लिए महंगी महंगी 3 गाड़ियां आई थी, जिसमें नम्रता बैठकर अपने ससुराल जाती है। एसी वाली गाड़ी थी। नम्रता पहली बार इतनी महंगी गाड़ी में बैठी थी, लेकिन आज उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी किस्मत में क्या है, वह तो नहीं जानती थी। उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारा था। वह अपने माता पिता या किसी का दोष भी नहीं दे सकती थी। नम्रता की सांसें तेज थी, काफी डर और सहमी हुई सी। तेज तेज धड़कनों के साथ नम्रता अपने ससुराल में कदम रखती है। ससुराल पहुंचते ही जब नम्रता कार से बाहर निकली तो देखती है कि इतना बड़ा हवेली था कि उसके मोहल्ले के सारे लोग उस हवेली में आ जाते। घर पर और कई महंगी महंगी मर्सिडीज गाड़ियां खड़ी थी। नम्रता की आंखें फटी ही रह गई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि नम्रता इस घर में बहू बनकर आई है। नम्रता के स्वागत के लिए कुछ ही लोग खड़े थे। नम्रता को एक नौकरानी के साथ अंदर बुलाया गया। नम्रता हवेली के मेन गेट के अंदर गई। अंदर ही बहुत बड़ा सा हाल, कई गुलदस्ते, सोफा, महंगी महंगी कालीन बिछी थी। नम्रता वहां खड़ी हो जाती है। तभी ऊपर से तालियां बजाने की आवाज आती है। नम्रता नजरें ऊपर करके देखती है तो वहां एक औरत और 2 लड़कियां खड़ी थी, जो कि महंगे जेवर और महंगे कपड़े पहने हुई थी। नम्रता शायद समझ नहीं पाई कि यह कौन है, तो उनमें से एक औरत जो महंगी साड़ी जेवर पहनी थी, उसने कहा, मैं इस घर की मालकिन तुम्हारी सास हूँ और यह मेरी दोनों बेटियां तुम्हारी ननद हैं। तुम सारी बातें आज ही समझ लो तो अच्छा है। इस घर में मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस घर में ऊंची आवाज से बोलना भी मना है, अपनी मन का करना भी मना है। जितना कहा जाए उतना ही करना। और अपनी ननद, दोनों नंदों के सामने कभी नजरें उठाकर ऊंची आवाज में बात मत करना। सास ने इतना कहा और वहां से चली गई। उसमें से एक ननद, जिसका नाम प्रज्ञा था, उसने नौकरानी से कहा, इसे ले जाकर इसका कमरा दिखा दो। एक ननद का नाम दीक्षा था और दूसरी का नाम प्रज्ञा था। नम्रता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसा घराना है। मैं इस घर की बहू हूँ या कोई लाई गई वस्तु हूँ। मुझे घर के नियम समझा दिए गए,
मेरे साथ कोई रस्मो रिवाज नहीं हुई। बड़ा आश्चर्य हो रहा था। नम्रता अपने कमरे में अपने बेड पर दुल्हन की तरह बैठी हुई थी। अभी तक नम्रता ने जिस लड़के से शादी हुई थी उसका चेहरा भी नहीं देखा था। नम्रता जब बेड पर बैठी थी, अचानक से दरवाजा खुला। नम्रता ने सुन रखा था कि लड़के में दिमाग कम है। नम्रता डर सी गई, क्योंकि अभी तक शादी के समय पर इतने लोग साथ में रहा करते थे। आज एक पागल के साथ एक कमरे में अकेले नम्रता रहने वाली थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसे अपने इस निर्णय पर बहुत डरावना पछतावा हो रहा था। कहीं मैंने अपनी जिंदगी के साथ कुछ बुरा तो नहीं कर लिया। तभी एक लड़का अंदर आता है और आकर नम्रता के पास बेड पर बैठ जाता है। नम्रता डरी सहमी कांपते हुए हाथों को उंगलियों को मरोड़ रही थी। वह कहता है, मेरा नाम कमलेश है। तुम्हारा क्या नाम है? वह बड़ी मीठी आवाज में बोलता है। उसकी मीठी आवाज सुनकर नम्रता का डर थोड़ा सा कम हो जाता है। नम्रता कहती है, मेरा नाम नम्रता है। कमलेश नम्रता की तरफ देखकर कहता है, अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। बाहर लोग जो कहते हैं उनका बुरा मत मानना। यह कहकर वह जोर से ठहाके मारकर हंसने लगता है। अभी इतनी मीठी आवाज में बोला था, अभी इतने जोर से ठहाके मारकर हंसा कि नम्रता के हाथ पैर कांपने लगे। नम्रता को लगा दूसरे ही पल क्या होने वाला है। कहीं यह पागल इंसान मेरे ऊपर हमला ना कर दे। नम्रता अपने दोनों हाथों को पैरों में बांधे हुए सिकुड़ी बेड पर बैठी थी। एक पल के लिए कमलेश बेड से नीचे कूदा। नम्रता डर सी गई। उसकी तो जान ही अटक गई थी, अब क्या होगा। लेकिन बेड के नीचे से एक खिलौने की गाड़ी निकालकर कमलेश उसमें गाड़ी चलाने लगा। और जैसे बच्चे निडर और अपनी कार के साथ खिलौने के साथ मजे करते हैं, वैसे ही कमलेश मुंह से गाड़ियों की आवाज निकालकर गाड़ी चलाने लगा। नम्रता का हाथ ढीला पड़ा। सांसें उसकी थोड़ा आराम से। वह फिर से थोड़े मन में शांति भरते हुए देखी। उसे लगा कि यह तो बच्चों की तरह दिमाग है। उसे समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसने आगे कुछ बोला नहीं, वहीं बैठी रह गई। थोड़ी देर तक वही बेड पर कमलेश अपनी कार को घुर घुर मुंह से आवाजें निकालता हुआ चलाया। इसके बाद उसी कमरे में रखे हुए सोफे पर जाकर सो गया। जैसे आंख बंद करके लेटा, नम्रता को थोड़ा शांति फील हुआ, लेकिन वह फिर आंखें खोलकर बैठ गया। और इस बार उसकी भौहें ऐसा सीधी थी, वरना वह बच्चों की तरह भौहें चढ़ाकर कार चला रहा था। अभी उसका जो रिएक्शन था, बिल्कुल एक साधारण समझदार मनुष्य की तरह। उसने कहा, सो जाओ अपनी जगह पर। एक पल के लिए उसकी आवाज भी शांत और भारी थी। नम्रता कुछ समझ नहीं पा रही थी कि यह कैसा इंसान है, यह पल पल में बदलता है। नम्रता ना तो कपड़े चेंज करने गई और ना ही उस बेड से उठी। धीरे से उसी में अपने पैर फैलाए, चादर अपने ऊपर डाली और घुटने को मोड़कर कांपते डरते हुए उसी बेड पर सो गई। और कमलेश सोफे पर जाकर सो गया। दूसरे दिन नम्रता सुबह जल्दी उठी, जैसे अपने पिता के घर में उठा करती थी, और जाकर पूजा करने लगी। नम्रता एक हाथ से पूजा वाली घंटी बजा रही थी और दूसरे हाथ से आरती घुमा रही थी, और आरती मधुर स्वर में गा भी रही थी। तभी उसे बड़े जोर जोर से फिल्मी गानों की आवाज सुनाई देने लगी। नम्रता के कान में गानों की आवाज इतनी तेज पड़ रही थी कि उसकी आरती उसे फीकी नजर आने लगी। उसने जल्दी से पूजा खत्म किया और जाकर देखी तो उसकी दोनों नंदों ने तेज तेज गाने बजा दिए थे। और फिर दोनों ठहाके मारकर कहने लगी कि देखो, गवारों की सुबह ऐसे ही होती है। यह गवार हमारे घर में सुबह सुबह आरती कर रही है, और हमारा सुबह तो म्यूजिक और डांस के साथ होता है।
नम्रता ने बड़े प्यार से कहा, दीदी, भगवान की पूजा पर इस तरह हंसते नहीं हैं। जब मैं पूजा कर रही थी, वहां घर के सभी परिवार वालों को इकट्ठा होना चाहिए। इतना सुनता था कि नम्रता की सास आकर कहने लगी, अरे, मिडिल क्लास की आई हुई गंवार लड़की हम सबको आदेश देगी क्या कि तू पूजा करे, तो हम सब तेरे पीछे हाथ जोड़कर खड़े रहें। अपनी औकात में रह और जितना कहा जाए उतना ही कर। नम्रता चुप हो गई। वह अब किचन में चली गई, सबके लिए चाय बनाई। अपने कमरे में चाय लेकर गई तो उसने देखा कि उसका पति कमलेश भी अब सोकर उठ चुका था। सोफे पर बड़े गंभीर भाव से बैठा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी बात को बड़े गहराई से सोच रहा हो। नम्रता को देखा तो बच्चों जैसी प्यारी सी मुस्कान मुस्काई। नम्रता ने उसे चाय दिया तो वह बच्चों की तरह चाय पीने लगा। नम्रता बाहर जाकर बाकी नंदों को और अपनी सास को भी चाय दिया। वह किचन में चली गई। थोड़ी देर के बाद किचन में किसी की आने की आहट हुई। नम्रता ने देखा, यह उसका पति कमलेश है। कमलेश उसके पास आकर प्यार से कहता है, तुम चाय नहीं पीती? कमलेश की बातें सुनकर नम्रता ने कहा, पी लूंगी। कमलेश ने एक डिब्बे को खोला, उसमें से बिस्किट निकालकर नम्रता के हाथ में देते हुए कहा, इसे चाय के साथ खाना, मुझे बहुत पसंद है, तुमको भी पसंद आएगी। वह ऐसे अंदाज में बोल रहा था जैसे कोई बच्चा बात कर रहा हो। नम्रता ने उसके हाथ से बिस्किट को ले लिया और खुद के लिए भी चाय निकालने लगी। नम्रता को समझ में नहीं आ रहा था कि यह कमलेश आखिर है क्या चीज। उसके ससुराल में अभी तक उसे कोई भी व्यक्ति अच्छी से समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी सास क्या, उसकी नंदे क्या सोचती हैं उसके बारे में। कमलेश निकला ही था कि उसकी एक ननद उसके पास आकर कहने लगी, अरे ओ महारानी, किचन में ही बैठी मत रह, किचन में अच्छे से अच्छा खाना बना ले। आज मेरी मम्मी की कुछ सहेलियां आने वाली हैं, और हाँ, ये जो तू सूती कॉटन का कपड़ा पहनकर घर में इधर उधर घूम रही है, तो इससे अच्छा तो मेरे घर के नौकर चाकर पहनते हैं। तो कुछ अच्छा सा कपड़ा पहन लेना। चली जाना, मम्मी की अलमारी में कपड़े हैं, नौकरानी तुझे बता देगी। सबके सामने मम्मी की नाक मत कटाना। यह कहकर वह बाहर निकल गई। नम्रता को किचन में काम करना था। वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं दी। उसने मन ही मन में सोचा कि जब मैं घर के सारे काम करूं और ये महारानियों जैसी बैठी हैं, मैं घर की बहू हूँ, इतने सारे घर में नौकर चाकर, आज मुझे इतने लोगों का खाना बनाना है, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। महंगे कपड़े पहन के मैं कैसे खाना बनाऊंगी? मेरा कपड़ा और मेरा यह लिबास मेरा आत्मसम्मान है। इनके कहने पर क्यों मैं महंगे कपड़े पहनूं? जब उसका पति ही पागल है, जब एक औरत का अपना सुहाग ही उसका साथ नहीं दे पा रहा, तो फिर झूठी लिबास पहनकर आत्मा कहाँ खुश हो सकती है? उसका मन अंदर से दुखी था, इसलिए उसने कोई कपड़े नहीं पहने। वही अपने मायके वाले कपड़ों में ही वह खाना बनाई, और जब खाना खाने का समय हुआ तो खाना लेकर चली भी गई। उसकी सास की सब बड़े बड़े घरों से सहेलियां आई थी, सब महंगे महंगे कपड़ों में थी। उसे देखकर एक ने बोला, अरे, नई नौकरानी रख लिया है क्या? नहीं, यह मेरी बहू है, नम्रता की सास ने कहा। उसे देखकर तो लगता नहीं है कि बहू है, एक दूसरी सहेली ने कहा, और फिर सभी खिलखिलाकर हंसने लगी। अपनी बहू को अपने घर के हिसाब से रहना नहीं सिखाया क्या? मुझे तो लगा था कि तुम अपने घर के लिए कोई मॉडल और स्मार्ट बहू लेकर आई हो। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी बहू इतनी सनातनी धर्म की होगी कि सफेद कपड़ों में घूमती रहेगी। अब वो ननद भी बोल पड़ी, अरे आंटी, यह जब से घर में आई है तो पूजा पाठ होने लगा है,
ऐसा लग रहा है कि यह मेरा घर नहीं आश्रम है। सुबह से ही ओम जय जगदीश हरे की ध्वनि सुनाई देती है, कहकर सभी तालियां बजाकर खिलखिलाकर हंस पड़े। नम्रता का बड़ा अपमान हो रहा था। नम्रता आंसू पोंछते हुए किचन में थी। इतने लोगों के सामने जवाब देती तो क्या। वह आंसू पोंछते किचन में खड़ी थी। तभी फिर उसका पति कमलेश किचन में आ जाता है। उसे रोता हुआ देख पूछता है, तुम रोती हो? तुम रोती हो? देखो ना, मैं नहीं रोता। मैं बहुत समझदार बच्चा हूँ। इन लोगों के बातों पर रोना नहीं चाहिए। ये लोग ऐसे ही बोलते हैं। नम्रता को समझ में नहीं आ रहा था कि यह इंसान क्या है। जब भी कोई मुश्किल होती है, उसका पति उसका पास आता है, लेकिन किसी न किसी बहाने कुछ तो बोलता है। नम्रता कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर भी वह उसे लग रहा था कि हर मुश्किल में उसके पति का मौजूदगी उसके आसपास ही है। नम्रता ने रोना बंद किया। अब घर में शांति हो गई थी। सब चली गई थी। नम्रता की दोनों नंदे कमरे में थी और उसकी सास अपने कमरे में। नम्रता किचन के कामों में अभी भी व्यस्त थी। इतने लोगों का खाना बनाने और फिर साफ सफाई करने में अकेले इंसान की हालत खराब हो जाती है। इतने सारे नौकर चाकर थे, लेकिन आज उसकी मदद के लिए कोई नहीं। नम्रता सोच रही थी, इन लोगों को इस घर के लिए बहू चाहिए थी या नौकरानी। मेरी किस्मत तो शायद मेरे मायके से भी बदतर निकली। ससुराल में, बड़े घर में, नौकर चाकर के बीच यह सब सपना लेकर आई थी। लेकिन आज ना जाने मेरी किस्मत मुझे आगे आगे क्या रंग दिखाएगी। यही सोचते हुए नम्रता घर के सारे काम खत्म करने में लगी थी। तभी नम्रता ने सुना कि उसकी ननद चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, ओ मम्मी, हो मम्मी, देखो तो रौनिक आने वाला है। उसने अभी अभी फोन किया है। उसकी फ्लाइट 2 घंटे के बाद आ रही है। अभी तक नम्रता ने यह नाम नहीं सुना था। यह रौनिक कौन है? उसके मन में अचानक सा एक सवाल उपजा। तभी उसकी सास आवाज देती है, बुलाओ। अरे उसे नम्रता को बुलाओ। नम्रता, इधर आ। मेरा छोटा बेटा रौनिक आने वाला है। जल्दी से सारी चीजें सही तरीके से रख। एक एक फूलदान, एक एक गुलदस्ते, हर चीज साफ होनी चाहिए। कहीं भी धूल मिट्टी कचरा ना दिखे, वरना रौनिक किसी भी सामान को उठाकर फेंक देगा। वह हर चीज को छूने के बाद यही कहेगा कि यह चीज गंदी है, इससे इन्फेक्शन हो जाएगा। और देख, मेरे रौनिक को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। अगर उसे गुस्सा आ गया ना, तो घर का सारा माहौल बिगाड़ कर रख देगा, घर सर पर उठा लेगा। तो जरा उसके सामने संभाल कर काम करना। जा, जल्दी से साफ सफाई कर और फिर उसकी पसंद का खाना बना। नम्रता को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ या बड़ी बहू। हर चीज के लिए मुझे ऑर्डर दिया जा रहा है। और भी तो घर पर लोग हैं, वह क्यों नहीं करते? क्यों किसी और नौकर चाकर को मेरी मदद के लिए नहीं भेजते? नम्रता जब तक किचन में तैयारी कर रही थी, फूलदानों पर कपड़े से झटका मार रही थी। हाँ, एक रामू काका ही था उस घर में, जो नम्रता की मदद करने के लिए आगे आ जाता, लेकिन उसे भी बार बार बाहर के काम दिखा दिए जाते। आज वह अंदर आया, फूलदान नम्रता के साथ साफ करवाया, सब जगह कपड़े से पोंछे। नम्रता किचन में काम करने चली गई। अब तक रौनिक भी घर में प्रवेश कर चुका था। दोनों हाथों में छोटी छोटी ब्रीफकेस थी। उसे देखते ही माँ और बहनें खिलखिला कर हंस पड़ी। उसे गले लगाया। ऐसा लग रहा था जैसे फिल्मों में कोई दूर से आता हुआ लड़का लोग गले लगाते हैं। ये सब फिल्मी सीन की तरह चल रहा। नम्रता को बड़ा अजीब लग रहा था। यह लड़का आया है, इसके आने पर इतना क्या नाचना? अपने घर ही तो आया है। डरी सहमी सी नम्रता एक कोने में खड़ी थी। नम्रता को देखकर रौनिक कहता है, माँ, ये कौन औरत है? बड़ी घृणित नजर से उसके सर से पांव तक उसे देखता है। नम्रता को देखकर उसकी सास कहती है,
तेरी भाभी है। उसे देखकर रौनक कहता है, छी, ऐसी होती है भाभी? यही लड़की लड़की मिली थी तुम्हें भैया के लिए? माँ, तुम भी कमाल करती हो, इतनी बड़ी इंडिया में तुमने यही लड़की ढूंढा? यह कहकर वह उसकी तरफ घृणित नजरों से देखकर दूसरी तरफ देखने लगता है। नम्रता को ऐसा लग रहा था कि वह इस घर में नमूना बनकर आई है, पल पल उसका अपमान हो रहा है। इतने बड़े अपमान के बाद भी नम्रता उस घर में अपने आत्मविश्वास और साहस के साथ टिकी थी। कभी कभी उसका जी करता था कि इस चाल से, इस मुसीबत से निकल कर चली जाए, लेकिन जाए कहाँ? अपने पिता से तो खुद ही यह मुसीबत कहकर मोल ली थी। वह जा भी नहीं सकती थी। उसके जाने से उसके परिवार में क्या असर हो सकता था, उसे अच्छी तरह से पता था। उसके पीछे अभी 4 बहनें शादी के लिए पड़ी थी। माँ बीमार थी। सारी बातें याद करके वह कांप जाती। नम्रता का इतना अपमान होता। वह भगवान के पास पूजा घर में घंटों बैठकर रोया करती थी, आंसू पोंछती और भगवान से कहती, मेरी किस्मत में क्या लिखा है प्रभु? यह सब उसके आसपास रहकर उसका पति कमलेश देखता। अब रौनक एक कमरे में था। वह कमरा पहली बार खुला था। उसकी साफ सफाई भी हो चुकी थी। उसी कमरे में चाय लेकर गई नम्रता। चाय रखकर वापस जाने लगी तो उसने कहा, क्या लाई हो? नम्रता ने कहा, चाय। रौनक ने कहा, मैं चाय नहीं पीता, मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। नम्रता चाय की कप उठाकर वापस चली गई कॉफी बनाने। कुछ ही देर में जब वह कॉफी लेकर आई, उसके पीछे पीछे उसका पति कमलेश भी आया और अपने हाथ में एक खिलौने की गाड़ी लिया था। वह वहीं बैठकर खिलौने की गाड़ी को नीचे बिछे हुए कालीन पर चलाने लगा और जोर जोर से गाड़ियों की आवाज निकालने लगा। रौनक उसकी आवाज सुनकर जोर से दहाड़ा। तब कमलेश उसकी आवाज से डर गया, लेकिन उसके कमरे से हटा नहीं। जब वह डरता था तो उसे रौनक के कमरे में रहने की क्या जरूरत थी? वह वहां से हटा नहीं। थोड़ी देर के लिए चुप सिकुड़ कर बैठ गया और फिर से गाड़ियां चलाने लगा। अब वह गाड़ी लेकर रौनक के पैर के पास पहुंच गया। उसके पैर में उसने गाड़ी चढ़ा दी। अचानक से रौनक चौंक पड़ा। उसके हाथ से चाय की कप नीचे गिर गई और थोड़ी चाय उसके पैंट पर भी गिरी। रौनक उठ खड़ा हुआ, नीचे झुककर झाड़ने लगा। तभी कमलेश चालाकी से एक फाइल हाथ रखकर सरका दिया और उसमें पैर रख बेड के नीचे डाल दिया। यह सब अपनी आंखों से नम्रता देख रही थी। इस वक्त उसे महसूस हो रहा था कि यह ऐसा कोई बच्चा नहीं कर सकता। जिस चालाकी से उसने फाइल में हाथ रखा और सरकाया, फिर पैरों से उसे बेड के नीचे जाने दिया, यह सब किसी चालाक व्यक्ति का ही काम हो सकता है। रौनक जोर से चिल्लाता हुआ बाहर निकल गया और नम्रता डरती घबराई हुई वहीं पर कुछ देर तक खड़ी रही। कमलेश कहता है, तुम डरो मत, तुम भी चाय पी लो। चलो मुझे भी चाय दे दो। वह बच्चों की तरह फिर से नम्रता के सामने बातें करने लगा। नम्रता के साथ वह किचन में आ गया। नम्रता ने उसे चाय दिया। उसने फिर से बिस्किट निकालकर नम्रता को दिया और बोला, तुम भी बिस्किट खाओ। रौनक अपना कपड़ा चेंज करके फिर से अपने कमरे में था। उसकी आवाज जोर से फिर गूंजने लगी, यहाँ पर एक फाइल रखी थी, वह नहीं मिल रही है। वह बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, मुझे अभी कभी मिलनी चाहिए। उसकी आवाज पूरे घर में तांडव मचा रही थी। दोनों बहनें भी इधर से उधर अलमारी में फाइल ढूंढने की कोशिश में लगी थी। रौनक की आवाज से पूरा घर डर रहा था। उसकी माँ भी इधर उधर उसकी मदद के लिए फाइल ढूंढ रही थी। अब तक घर में जो अंदर नौकर रहता है वह भी आ चुका था। सब लोग उसके ही कामों में लगे थे। रौनक बहुत झुझलाया हुआ था और कमलेश शांति से गाड़ी चला रहा था, अपने खिलौने की गाड़ी। उसे जैसा कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो।
लेकिन बीच बीच में वह क्या करता कि रौनक की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान भी मुस्काता। अब नम्रता की नजरें तो कमलेश के ऊपर ही थी। आखिर यह क्या चीज है? कमलेश की यह हरकतें देखकर नम्रता को लग रहा था कि यह कोई सातिर व्यक्ति तो नहीं है। आखिर इसके दिल में क्या है? यह कैसा इंसान है? यह क्या किरदार निभा रहा है? उसे अब रौनक से भी ज्यादा कमलेश से डर लगने लगा था। कमलेश तो बिल्कुल चुपचाप होकर बार कर रहा था और रौनक चिल्ला रहा था। घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो नम्रता के साथ अच्छे से गहराई से बात करे, नम्रता उसको समझ पाए। दूसरे दिन रौनक ने कहा, माँ, मेरे कुछ दोस्त लोग आ रहे हैं, यहीं खाना खाएंगे, पार्टी करेंगे। माँ ने सारी व्यवस्था करवा दी। फिर से ऑर्डर दे दिया नम्रता को, रौनक के दोस्त आ रहे हैं, जरा संभाल कर उनके लिए खाना बनाना और इस बार कुछ अच्छे कपड़े पहन लेना, बेइज्जती मत करवाना। नम्रता ने किसी के उतारे हुए कपड़े नहीं लिए, वह अपने ही कपड़े पहन रही थी। एक बड़े से हॉल में सभी दोस्त पार्टी कर रहे थे। एक बड़ी सी ट्रे में चाय लेकर नम्रता पहुंच जाती है। धीरे धीरे सहमी सी, सर में पल्लू रखे हुए, डरी सी वह चाय लेकर पहुंच गई। टेबल पर चाय रख वापस जाने लगी तो उसका देवर रौनक उसे कहता है, अरे नम्रता, रुको तो, इतना जल्दी क्या है जो चाय रखकर चली जा रही हो? आज पहली बार उसके देवर ने शांति से उससे उसका नाम लेकर कहा था। बड़ा अजीब लग रहा था नम्रता को। क्या विचार है इसका? नम्रता उसकी बात सुन और तेजी से कदम बढ़ाई। तभी उसका देवर उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, अरे, मेरे दोस्तों को अपना चेहरा नहीं दिखाओगी? मेरे दोस्त आए ही इसीलिए हैं कि वह तुम्हें देख पाए। हमें सब पता है कि तुम्हारे और भैया के बीच ऐसा कुछ नहीं है। अरे, उस पागल से तो कुछ होगा भी नहीं। दिखाओ जरा, मेरे दोस्तों को अपना चेहरा दिखाओ। नम्रता को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपना सिर इधर उधर किया और कहने लगी, क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, वरना मैं चिल्लाऊंगी, जोर जोर से चिल्लाऊंगी। रौनक ने कहा, कितना भी चिल्ला लो, मेरे कमरे में कोई नहीं आने वाला है। चिल्ला कर देखो, कोई नहीं आएगा। नम्रता से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। रौनक ने कसकर उसका हाथ पकड़ा था। नम्रता ने भरपूर छुड़ाने की कोशिश की। जब रौनक उसका हाथ नहीं छोड़ा तो नम्रता से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने खींच कर जोरदार चांटा रौनक के गाल पर जड़ दिया। रौनक का गाल और कान दोनों झन्ना गया। रौनक गुस्से से चिल्ला पड़ा, गवार, घर की नौकरानी, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया। अब देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। उसने उसके सर के ऊपर से दुपट्टा खींचकर फेंक दिया और एक हाथ से उसका हाथ पकड़ दूसरे हाथ से उसे जोरदार थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि किसी ने उसका हाथ ऊपर ही पकड़ लिया और जोर से आवाज आई, खबरदार, अगर मेरी पत्नी पर हाथ उठाया तो तेरा हाथ तेरे शरीर से तोड़कर अलग रख दूंगा। नम्रता, जो अब तक आंखें बंद कर नीचे चेहरा कर ली थी, वह ऊपर देखी तो कोई और नहीं, उसका पति कमलेश सीधा सीना टाइट करके खड़ा था। उसने रौनक के हाथ को घुमाकर उसे पीछे झटक दिया और उसे थप्पड़ और लातों से मारना शुरू कर दिया। रौनक को इतना मारा कि उसके मुंह से चीखें निकलने लगी। वहां पर बैठे हुए दोस्त सब उठ उठ कर खड़े हो गए। सब घबरा गए। सबको जो लग रहा था कि नम्रता का पति पागल है, बच्चों के जैसा इसका दिमाग है, यह क्या अपने पत्नी की रक्षा करेगा। नम्रता को भी यही लगता था कि मेरा रक्षा करने वाला इस घर में कोई नहीं है। लेकिन आज उसने कमलेश का यह पहली बार असली रूप देखा था। यह कैसा रूप था वह कुछ समझ नहीं पाई। वह दूर खड़ी हो यह तमाशा देखती रह गई और कमलेश उसे लातों और घूंसों से पीट पीट कर जमीन पर बिछा दिया। अब तक दोनों बहनें और माँ भी आ गई थी। वह कमलेश को पकड़कर कहने लगी, कमलेश, पागल हो गया है क्या? अपने भाई को मार रहा है। कोई ऐसे मारता है क्या?
क्या हुआ है जो तू अपने भाई पर हाथ उठा रहा है? अरे पकड़ो इसे, यह पागल हो गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है। वह जल्दी जल्दी में सबको चिल्ला चिल्ला कर बुला रही थी। अब तक घर पर लोग इकट्ठा हो गए और रौनक रौनक उठने की हालात में नहीं था। दूर खड़ा हो चुका अब कमलेश जोर जोर से दहाड़े मार रहा था। अब तुम सबकी खैर नहीं। तुम लोगों ने मुझे पागल बनाने की पूरी कोशिश की। बचपन से तुम लोगों का मैं यह सब सहते आ रहा हूँ। उसकी यह आज रूप देखकर सास भी घबराई हुई थी। दोनों बहनें आंखें फाड़ फाड़ कर ऊपर से नीचे पर उसे देख रही थी। रौनक को जल्दी से वहां बाहर निकाला गया। कमलेश नम्रता का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले आया और सास नंदे सब अभी भी कमलेश को अंदर ही चिल्ला रही थी। कमलेश कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके मुझे कहने लगा, नम्रता, तुम्हारे साथ इस घर में बहुत अन्याय हुआ। मुझे माफ कर दो। मेरा असली रूप यही है। मैं पागल कभी था ही नहीं। बस इन लोगों के चलते मैं पागल बना था। बचपन में ही मेरी माँ गुजर गई थी। मेरे पिता ने दूसरी शादी की। शादी के बाद से ही यह मेरी सौतेली माँ मेरी संपत्ति को पाने के लिए प्लान कर रही थी। इसका असली प्लान तो यह था कि यह मुझे पागल घोषित कर दे और इस घर से मुझे निकाल दे, पागल खाना भेज दे। लेकिन मेरी संपत्ति पर, मेरे पिता के प्रॉपर्टी पर लिखा हुआ था कि जब उनका बड़ा बेटा बड़ा जवान हो जाएगा, बालिग हो जाएगा और उसकी शादी हो जाएगी, उसके बाद ही वह अपनी मर्जी से यह संपत्ति जिसे चाहे दे सकता है। इन लोगों ने इसीलिए मेरी शादी करवा दी। सोच रहे थे किसी गरीब घर की लड़की आएगी, सीधी सादी रहेगी, उससे जो चाहे वह करवा लेंगे। लेकिन नम्रता, तुम भले ही गरीब घर से आई, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और हौसले को देखकर मैं सलाम करता हूँ। तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे भी हिम्मत आई। आज तुम्हारी हिम्मत से ही मैंने अपने पागलपन का ये रूप छोड़ दिया और तुम्हारा साथ देने के लिए मजबूर हो गया। इन लोगों ने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया है। मेरे पिता को बीमारी की हालत में तड़पा तड़पा कर मार दिया और मेरी सारी संपत्ति पर कुंडली मार कर बैठे हुए हैं। मुझे भी हमेशा मारने की कोशिश करते रहे। अगर मेरी प्रॉपर्टी में यह सब कुछ नहीं लिखा होता तो अब तक तो यह लोग मुझे मार चुके होते। आज नम्रता को सारी सच्चाई का पता चल चुका था। अब वह अपने पति का साथ पा गई थी। भगवान को लाख लाख धन्यवाद कह रही। दूसरे दिन सुबह जब नम्रता उठी, कमलेश सो रहा था और बाहर सब शांति थी। रौनक के चेहरे पर जगह जगह पट्टी और मलहम लगे हुए थे। नम्रता पूजा घर में चली गई। आज उसने पूजा किया, लेकिन किसी ने फिल्मी गाने का म्यूजिक नहीं चलाया। वह पूजा करके किचन में गई और तभी उसने देखा कि उसका पति कमलेश, जो पहले लूज और ढीले ढीले कपड़े पहन बच्चों जैसे सीना झुकाए हुए बाहर निकलता था, आज उसका पति एक घर का मालिक सेठ जैसा महंगे सूट बूट कपड़ों में बाहर निकला। आज वह असली मर्द लग रहा था। उसे देखकर तो नम्रता को अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लगा। आज वास्तव में उसका पति कमलेश उसका पति लग रहा था, वरना उसे देखकर तो नम्रता को कभी फील ही नहीं होता कि यह उसका पति है। उसे तो बच्चों जैसा ही व्यवहार करता था। इसीलिए वह बाहर निकला और कहने लगा, तुम लोगों ने जो भी किया है वह माफी के लायक नहीं है। तुम लोग यह घर छोड़कर चले जाओ। अब यहाँ तुम लोगों के लिए कुछ नहीं है। माँ आकर कहने लगी, अरे कमलेश, क्या तुम हमें घर से निकालोगे? हम कहाँ जाएंगे? इतने दिनों तक इस घर में हमने अपनी बड़ी मेहनत के साथ सब कुछ बनाया है और सब कुछ संभाला है। कमलेश ने कहा, वो तो मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ, कितनी मेहनतों के साथ आपने संभाला है। हमारे पिता की सारी संपत्ति को किस तरह से फूक फूक कर आग लगाया, किस तरह से इधर से उधर करते रहे। मैं पागल थोड़ी था जो कुछ जानता नहीं। वह वहीं सोफे पर बैठ वकील को फोन करने लगा। कुछ ही समय के बाद
वकील भी घर पर आ गए और कहने लगे, वकील साहब, मेरे पिता ने जो वसीयतनामा करवाया था कि जब कमलेश बॉलिंग हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी, तो यह संपत्ति चाहे उसके नाम आए, उसके बाद वह जिसे चाहे दे सकता है। तो आज सारी संपत्ति मेरे नाम आ जानी चाहिए, क्योंकि अब मैं बालिग हो गया हूँ, मेरी शादी भी हो गई है। अब वसीयतनामा बना कर लाए हैं कि नहीं? वकील साहब सारी वसीयतनामा पढ़कर सुनाए और बताए कि आज से यह सारी संपत्ति आपके नाम हो चुकी है। अब आप इसे चाहे जिसके नाम पर कर सकते हैं। वकील की बातें सुनकर रोने कमलेश मुस्कुराते हुए कहते हैं, यहाँ किसी के नाम करने की जरूरत नहीं। ये सारी संपत्ति मेरे नाना जी की है। मेरी माँ अपने पिता की इकलौती संतान थी, इसीलिए इस संपत्ति पर मेरा अधिकार है। यदि मेरे पिता की संपत्ति होती तो उनके और बच्चों का अधिकार बन सकता था, लेकिन यह सिर्फ मेरी माँ की है। मेरी माँ बीमारी की हालत में मेरे जन्म होने के बाद इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मेरे पिता ने दूसरी शादी की, लेकिन मेरे पिता को भी इन लोगों ने मार डाला। मेरे पास सबूत ना होने की वजह से, मैं अकेला बच्चा होने की वजह से कुछ कर नहीं पाया। इसीलिए इतने दिनों तक इन लोगों ने जितना राज करना था कर लिया। अब यह लोग अभी के अभी यहाँ से निकल जाएं, वरना मैं पुलिस को बुलाकर इनके सारे गुनाहों को पुलिस के सामने रख दूंगा। उसने वकील के सामने ये सब बातें कह दी। वकील साहब, इन लोगों को समझा दीजिए कि यह लोग यह घर छोड़कर चले जाएं, वरना हम पुलिस बुलाकर इनके ऊपर कार्यवाही करेंगे। अब ये यहाँ से अपनी इज्जत के साथ जाना चाहते हैं या जेल जाना चाहते हैं? वकील ने उन सबको समझाते हुए कहा, कमलेश जी जो कह रहे हैं वह आप लोगों को मान लेना चाहिए। अगर कमलेश जी ने आप लोगों के ऊपर केस दर्ज कर दिया तो आप लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर करने पड़ेंगे। इनका आप लोग भला मानिए, जो यह आप लोगों को सिर्फ घर से निकाल रहे हैं। कमलेश ने नौकर को आवाज देकर कहा, आप लोग जाओ, इनके सारे सामान चेक करो। इनके पास जो भी कीमती जेवर है, कीमती चीजें हैं, वह इनसे ले लो, क्योंकि वह सब मेरी माँ के हैं। इन लोगों ने इस घर में आज तक कुछ नहीं बनाया। मेरी माँ की संपत्ति पर सिर्फ ऐश और आराम ही किया है। नौकरों ने वैसा ही किया। उन तीनों चारों ने सिर्फ अपने कपड़े लिए और वहां से निकल गए। कमलेश उनके जाते ही घर का दरवाजा बंद कर लिया। अब हॉल में सिर्फ नम्रता और कमलेश थे। कमलेश शांति से एक सोफे पर सोफे पर टिकाकर बैठा था। नम्रता पास जाकर कहती है, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाऊं? कमलेश ने कहा, हाँ ठीक है, अपने लिए भी बना लेना। नम्रता किचन में चाय बना रही थी। कमलेश का फोन बज उठा। कमलेश ने फोन उठाया तो किसी ने बताया कि जिस कार से आपकी माँ, दोनों बहनें और भाई जा रहे थे, उस कार का एक्सीडेंट हो गया है। सबको बहुत बुरी तरह से चोट लगी है। कार ट्रक के नीचे आ गई है। कमलेश अपनी पत्नी को कार में लेकर एक्सीडेंट की घटना की तरफ चल पड़ता है। पुलिस को भी फोन कर दिया था। सब लोग घटना स्थल पर पहुंचे तो देखा सबको काफी चोट लगी हुई थी। एम्बुलेंस को भी किसी ने कॉल करके बुला दिया था। सबको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में पता चला कि दोनों बहनों को ऊपरी चोट आई है, जल्दी ठीक हो जाएगी, माँ भी ठीक हो जाएगी। लेकिन रौनिक को ज्यादा सिर में चोट आई है, जिसकी वजह से उसकी कई नसें दब गई है। वह कोमा में चला गया है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि उसे कब होश आएगा, वह बोल भी पाएगा कि नहीं। डॉक्टरों का यही कहना था। कमलेश ने उन लोगों को देखा और अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। दोनों बहनें जो शादीशुदा होने के बाद भी मायके पर ऐश आराम कर रही थी, यहाँ से पैसे अपने पतियों को भी भेजा करती थी। जब उनके पतियों को यह पता चला कि अब दोनों बहनों को कुछ पैसे नहीं मिलने वाला, क्योंकि जिस घर में दोनों बहन की शादी हुई थी वह दोनों दामाद लालची थे। माँ ने पैसे की लालच देकर कहा था
कि इतने बड़े प्रॉपर्टी का अकेला मालिक मेरा लड़का थोड़ी ना होगा। इस प्रॉपर्टी में से 3 हिस्से होंगे और वह मेरी दोनों बेटियों को भी मिलेंगे। लेकिन आज जब रौनिक को नहीं मिला तो बेटियों को कहाँ से मिलने वाला था। उन्होंने तलाक लेने का निश्चय कर लिया। दोनों नंदों का तलाक हो गया। सास अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपने मायके चली गई। बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था। उन लोगों को जैसी करनी थी वैसी फल मिल चुका था। हॉस्पिटल से आने के बाद कमलेश ने आवाज दिया, नम्रता, शादी के बाद से मैंने तुम्हें दुख के अलावा कुछ नहीं दिया। आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज देता हूँ। नम्रता ने कहा, मुझे बहुत कुछ मिल गया है। आप ठीक हो, अब मुझे किसी सरप्राइज की क्या जरूरत है। आओ तो सही। अब कमलेश ने नम्रता के हाथ में एक फाइल रख दिया और कहने लगा, नम्रता, मैंने यह सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दिया है। यह सब कुछ अब तुम्हारा है। नम्रता ने अपने हाथ से फाइल वहीं सोफे पर रख दिया और कमलेश के गले लग गई। अब मुझे दौलत की जरूरत नहीं है। हाँ, जिस दिन मेरी शादी हुई थी उस दिन मैं गरीब घर की लड़की थी, गरीबी से तंग आ गई थी। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मैं दौलत के लिए ही शादी करूंगी। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि जीवन साथी गरीब हो या अमीर, अच्छा दिल का इंसान होना चाहिए। इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है, पैसे नहीं। नम्रता अब अपने पति को पाकर बहुत खुश थी। दूसरे दिन कमलेश ने कहा, हम तुम्हारे मायके चलेंगे। काफी समय हो गया, तुम अपने माता पिता से मिलने नहीं गए हो। कमलेश एक बड़ी सी गाड़ी में अपनी पत्नी नम्रता को लेकर ससुराल पहुंच जाता है। उसके गांव में उसके घर के सामने एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी देख गांव मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब कमलेश अंदर गया, उसे इस तरह से अच्छे अच्छे सूट बूट अच्छे कपड़ों में देखकर सबकी आंखें खुली रह गई। वह अपने ससुर के पैर छू उनके साथ अच्छी अच्छी बातें कर रहा था और नम्रता अपनी माँ के गले लगकर खुशी के आंसू रोने लगी। नम्रता ने देखा कमलेश पापा के साथ कैसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। आज नम्रता की माँ बहुत खुश थी और कहने लगी, यही होता है किस्मत का खेल। मेरी बेटी का जिस दिन ब्याह हुआ था उस दिन मैं कितना रोई थी। मेरी बेटी के भाग्य में क्या लिखा है। लेकिन आज देखो, बेटी के भाग्य में जो लिखा था वह निकलकर सामने आ गया। आज मुझे दुनिया की सारी दौलत मिल गई। कमलेश ने वहीं बैठकर कहा, मम्मी पापा, हमें तो माता पिता का प्यार नहीं मिला। अब आप मेरे माता पिता हो। आप लोग सारी चिंताएं छोड़ दो। अब आपका यह बेटा आपकी सारी चिंता अपने ऊपर ले रहा है। चारों बहनों की शादी, आप लोगों की देख रेख, यह सब मेरे ऊपर निर्भर है। अब मैं नम्रता के साथ साथ आप सबकी जिम्मेदारी भी लेता हूँ। आप लोगों को किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग ईमानदार हो और समझदार हो। बस गरीबी और मजबूरी में परेशान होकर आप लोगों ने अपनी बेटी का सौदा किया। यह आप लोगों की मजबूरी थी। यह कहानी सुनकर आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यदि मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, मेरी कहानी सुन रहे हैं, तो प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।